हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में भी हमने पूर्ति का मूल्य समझा था। आज भी हम इस पार्ट में पूर्ति का मूल्य ही समझने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि धारा 15 के तहत पूर्ति का मूल्य कैसे निर्धारित होता है, माल या सेवा का। धारा 15 मेनली किससे संबंधित है कि जब पूर्ति की जाए तो जो लेन देन का मूल्य तय हुआ है वही एकमात्र प्रतिफल हो और प्राप्तिकर्ता और पूर्तिकर्ता संबंधित व्यक्ति ना हो तो उस स्थिति में धारा 15 एप्लीकेबल है। और उसके संबंध में क्या वस्तुएं, क्या चीजें उसमें शामिल की जानी चाहिए, कौन सी मदें शामिल की जानी चाहिए व्यवहार मूल्य में, और 15(3) के तहत कौन सी चीजें शामिल नहीं की जानी चाहिए थी, इसका विस्तृत विवेचन हमने पिछले वीडियो में किया है। तो जहां धारा 15 के तहत व्यवहार मूल्य को पूर्ति का मूल्य समझा जाता है, उसकी शर्तें पूरी होने पर अगर वो शर्तें पूरी नहीं होती है, यानी कि धारा 15(1) में वो संबंधित व्यक्ति होने चाहिए परंतु वो संबंधित व्यक्ति नहीं होने चाहिए, परंतु वो अगर संबंधित व्यक्ति हैं तो ऐसी स्थिति में धारा 15 नहीं लग पाएगी। या फिर एकमात्र प्रतिफल लेन देन का जो मूल्य है वो ही होना चाहिए, अगर वो नहीं है, कुछ और भी पूर्तिकर्ता को मिल रहा है, तब भी धारा 15 एप्लीकेबल नहीं है। तो फिर ऐसी स्थिति में किसके आधार पर पूर्ति का मूल्य निर्धारित करेंगे? तो फिर धारा 15(4) के आधार पर पूर्ति का मूल्य निर्धारित करेंगे। यानी कि पहले तो धारा 15 ही अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। 15(1) के अनुसार अगर मूल्य नहीं निर्धारित हुआ तो उसकी जो शर्तें हैं वो पूरी नहीं हुई, तो फिर 15(4) के अनुसार पूर्ति का मूल्य निर्धारित करेंगे। कैसे कि रूल्स जो जीएसटी अधिनियम 2017 है उसके रूल्स टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सप्लाई 27 से लेके 35 तक में जो नियम एप्लीकेबल होता है, जो रूल एप्लीकेबल होता है, उसके अनुसार पूर्ति का मूल्य निर्धारित किया जाएगा। इसी क्रम में जो सबसे पहली धारा है, पहला रूल या नियम है, वो है नियम 27, है ना। इसको अपन रूल बोल देते हैं, रूल 27। सेक्शन की जगह पे इनको अपने को क्या कहना है? रूल कहना है, नियम कहना है। देखिए अंतर आपको दिख रहा है। सब जगह पे मैं क्या कर रहा हूं? रूल कर रहा हूं। रूल लिखना है अपने को, नियम है ये, और ये जो थी वो थी धारा। ये अंतर भी अपने को साथ में याद रखना पड़ेगा। तो रूल 27 क्या कहता है कि यदि जो ए ने अगर बी को कोई पूर्ति की 30,000 रुपए में, अगर यही एकमात्र प्रतिफल था तो ये धारा 15(1) में चला गया, बशर्ते कि ये दोनों आपस में संबंधित व्यक्ति ना हो। परंतु बी ने जो इसको दिया वो 30,000 प्लस कुछ और दिया, है ना, प्लस कुछ और दिया, तो ऐसी स्थिति में धारा 15 नहीं लगी और धारा 27 को लगना है। ठीक है ना। तो धारा 27, रूल 27, नियम 27 कब लगता है? जबकि एकमात्र प्रतिफल ना हो, लेन देन का एकमात्र मूल्य ही ना हो, तो ऐसी स्थिति में धारा 27 लगती है। फिर रूल 27(1) लगेगा, पहले सीक्वेंस में लगते हैं ये रूल नियम। वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या कहलाएगा? पूर्ति का खुले बाजार का मूल्य। मान लेते हैं कि ए ने, वही एग्जांपल फिर ले लेते हैं, ए ने बी को एक मशीन 30,000 रुपए में देने का तय किया। इनमें आपस में व्यवहार होना है, इसको पूर्ति की है उसने, ए ने बी को, और बी ने ए को ओल्ड मशीन प्लस 30,000 रुपए दिया।
तो समव्यवहार का मूल्य, केवल लेन देन का मूल्य 30,000 रुपए नहीं रहा, तो ये ट्रांजेक्शन वैल्यू धारा 15 के अनुसार मूल्य नहीं हो सकता। टीवी इसमें मूल्य, ट्रांजेक्शन वैल्यू, व्यवहार मूल्य पूर्ति का मूल्य नहीं हो सकता, क्योंकि मूल्य के साथ में कुछ और भी पूर्तिकर्ता को मिल रहा है। तो कौन सा रूल लगेगा? रूल लगेगा 27, धारा 15(4) के अनुसार नियम 27 के तहत इसका निर्धारण किया जाएगा। तो अब कैसे तय करें, वैल्यू कैसे तय करें कि ये जो मशीन है जो 30,000 रुपए में दी जा रही है, जो एक मौद्रिक मूल्य तय हुआ वो है 30,000 रुपए, प्लस साथ में मशीन और है, ओल्ड मशीन। तो ये जो मशीन है, इस मशीन का ओपन मार्केट वैल्यू क्या है? ओपन मार्केट वैल्यू, खुले बाजार का मूल्य क्या है? इस पूर्ति का खुले बाजार का मूल्य क्या है? अगर वो अवेलेबल है खुले बाजार का मूल्य, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ मशीन उस खुले बाजार के मूल्य को ले लेंगे। मान लेते हैं कि वो अगर 35,000 रुपए में वो मशीन ए विक्रेता किसी अन्य को बेच रहा है, कितने में? 35,000 रुपए में। ये है खुले बाजार का मूल्य। ए विक्रेता किसी अन्य को 35,000 रुपए में अगर वो मशीन बेच रहा है, तो फिर ऐसी स्थिति में वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी कहलाएगी? 35,000 रुपए कहलाएगी धारा 27(a) के अनुसार। फिर हम देखते हैं आगे कि अगर खुले बाजार का मूल्य उपलब्ध नहीं है, यानी कि रूल नंबर 27(a) एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा है, तो फिर आप कौन सा रूल की टेस्टिंग करेंगे? रूल 27(b) की टेस्टिंग करेंगे, ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं होने पर। एग्जाम्पल हम वही रहने देते हैं, ओपन मार्केट का वैल्यू अवेलेबल नहीं है, अभी भी ट्रांजैक्शन वैल्यू मूल्य नहीं है। सबसे पहले आपने इसको टेस्ट किया कि 15(1) एप्लीकेबल है या नहीं, तो नहीं हुई क्योंकि कुछ और मिल रहा है। फिर आपने कहा कि रूल नंबर 27(a) को टेस्ट कर लिया, खुले बाजार से आपको मूल्य नहीं मिला, तो फिर आप कहां गए? रूल नंबर 27(b) में गए। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा? लेन देन की राशि यानी कि 30,000 रुपया तथा अन्य का मूल्य। यहां पर अन्य का मूल्य है कि ओल्ड मशीन बाजार में कितने रुपए में बिक सकती है। वो जो ओल्ड मशीन दी जा रही है, वो ओल्ड मशीन बाजार में कितने रुपए में मिलती है, उसका बाजार का वैल्यू क्या है। इस ओल्ड मशीन का बाजार का मूल्य मान लेते हैं 4,000 रुपए है। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई 27(b) के अनुसार क्या हो जाएगी? लेन देन की राशि यानी कि 30,000 रुपए, और उस अन्य जो भी चीज दी जा रही है, चाहे वो माल के रूप में हो या अन्य के रूप में हो, तो उस अन्य का मूल्य है 4,000 रुपया। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी हो जाएगी? 34,000 रुपया हो जाएगी। अब मान लें कि ये जो ओल्ड मशीन है उसका बाजार मूल्य भी अपने को उपलब्ध नहीं है, उसका वैल्यू अपने को नहीं मालूम है, तो फिर आप क्या कहेंगे कि 27(b) एप्लीकेबल नहीं हुई। और 27(b) अगर एप्लीकेबल नहीं हुई तो फिर आप किस पे जाएंगे? 27(c) के ऊपर जाएंगे, यानी कि ये 4,000 रुपए ओल्ड मशीन का मूल्य अपने को मालूम नहीं है, तो फिर किस पे जाएंगे? 27(c) पे। तो फिर ये क्या कहता है? वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा? उसी प्रकार, उसी टाइप की, काइंड और टाइप और गुण की, उसी क्वालिटी की पूर्ति, जो भी पूर्ति है, पूर्ति यहां पर माल या सेवा है ना, माल या सेवा उसी प्रकार की, उसी गुण की, उसका जो उपलब्ध मूल्य है कि कोई और सप्लायर, ए नहीं, कोई और सप्लायर उसी प्रकार की मशीन है ना, मान लेते कि सी सप्लायर उसी प्रकार की मशीन, उसी गुण की मशीन कितने में बेचता है। अगर वो मान लेते हैं 40,000 रुपए में बेच रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना हो जाएगा? 40,000 रुपए हो जाएगा। परंतु यहाँ पर यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो ए और बी कहां पर स्थित हैं, उनका स्थान क्या है, पूर्ति का स्थान क्या है। वहां पर ये सी विक्रेता
सी पूर्तिकर्ता उसी प्रकार और गुण के मूल्य की पूर्ति अगर कर रहा है तो ये लेंगे, और अगर वो किसी अन्य स्थान से ये मूल्य अपने को उपलब्ध हुआ है तब इसको नहीं लेंगे, तब फिर अगला वाला नियम लगाएंगे। तो यानी कि सी विक्रेता का ये जो मूल्य उपलब्ध है, अगर ये उपलब्ध ना हो कि उसी प्रकार और गुण की जो पूर्ति है उसका मूल्य उपलब्ध ना हो, तो फिर क्या होगा, तो फिर रूल नंबर 27 सी भी एप्लीकेबल नहीं हुआ। तब आप किस पे जाएंगे, रूल नंबर 27 डी पर जाएंगे। 27 डी क्या कहता है कि वो जो लेन देन का मूल्य है और अन्य चीज जो भी मूल्य, अन्य जो भी चीज पूर्तिकर्ता को मिल रही है, यानी कि दो चीजें मिल रही है, लेन देन की राशि जिसका मौद्रिक मूल्य है ये, और साथ में कुछ और यहां पर क्या है, ओल्ड मशीन। अगर इन दोनों का जो योग है, इस योग के लिए क्या रूल लगेगा कि इस योग का मूल्य क्या होगा, तो 27 डी ये कहती है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई निर्धारित कीजिए आप किससे, रूल नंबर 30 से। अगर वो माल है तो, अगर वो माल है तो पहले रूल नंबर 30 अप्लाई कीजिए, और उसके बाद में अगर वो भी अप्लाई नहीं होता है तो रूल नंबर 31 अप्लाई कीजिए। और अगर सेवा है तो हम 30 को छोड़ सकते हैं और सीधे ही रूल नंबर 31 को अप्लाई कर सकते हैं। तो फिलहाल तो अपन माल की बात कर रहे हैं, मशीन की बात कर रहे हैं। तो रूल नंबर 30 क्या कहता है ना, रूल 30 क्या कहता है, रूल 30 ये कहता है कि वो जो वस्तु, मशीन जो ए के द्वारा उत्पादित की जा रही है, मैन्युफैक्चर की जा रही है, अगर उसके उत्पादन की लागत अपने को मालूम हो और वो मान लेते हैं कि 20,000 रुपया कॉस्ट कितनी, 20,000 रुपया, तो उस कॉस्ट का 110% कर लीजिए, यही वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा। रूल नंबर 30 ये कहता है। तो 20,000 का क्या करें, 110% यानी कि 22,000 रुपया, तब लेन देन का मूल्य भी नहीं लेंगे, खुले बाजार का मूल्य भी उपलब्ध नहीं है आपको, अन्य का स्पेसिफिकली ओल्ड मशीन का मूल्य भी उपलब्ध नहीं है इस एग्जांपल में। उसी गुण और पूर्ति, उसी गुण वाली पूर्ति मतलब उसी प्रकार की मशीन का अगर उपलब्ध मूल्य भी उपलब्ध नहीं है, किसी और विक्रेता के द्वारा उस स्थान पर विक्रय नहीं किया जा रहा है ऐसा, तो वो मूल्य उपलब्ध नहीं होगा। तो अब अपन किस में जाएंगे, फिर रूल नंबर 27 डी में जाएंगे। और रूल नंबर 27 डी कहता है कि अगर वो माल है तो पहले रूल नंबर 30 अप्लाई कीजिए। रूल नंबर 30 क्या कहता है कि उसकी जो लागत है उस लागत का 110% वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगा। तो फिर वैल्यू ऑफ सप्लाई यहाँ पर कितना हो गया, अगर 20,000 रुपए उसकी लागत है तो उसका 110% 22,000 रुपए हो जाएगा इसकी लागत। अगर रूल नंबर 30 नहीं अप्लाई होता है तो रूल नंबर 31 क्या कहता है, रूल नंबर जो 31 है वो कहता है कि फॉर गुड्स एंड सर्विसेज फॉर बोथ है ये, तो उचित आधार पर निर्धारित कर लिया जाए, है ना। रूल नंबर 31 क्या कहता है, उचित आधार पर पूर्ति का मूल्य निर्धारित कर लिया जाए, तो वो रूल नंबर 31 की बात है। तो इस प्रकार से अगर धारा 15(1) जिसमें दो शर्तें हैं, लेन देन का एकमात्र प्रतिफल, दूसरा संबंधित व्यक्ति ना हो, लेन देन का एकमात्र प्रतिफल नहीं था, तब अपन ने रूल नंबर 27 को देखा कि लेन देन के अलावा मूल एकमात्र प्रतिफल नहीं था, कुछ और भी पूर्तिकर्ता को मिल रहा था, तो अपन ने कौन सा रूल लगाया, रूल 27 लगाया। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर रूल नंबर 28 की बात कर रहे हैं ना, रूल नंबर 28 की बात कर रहे हैं। 28 क्या कहता है कि अगर ये जो व्यक्ति हैं, पूर्तिकर्ता और प्राप्तिकर्ता, ये अगर भिन्न व्यक्ति हैं या ये संबंधित व्यक्ति हैं, प्राप्तिकर्ता और पूर्तिकर्ता भिन्न व्यक्ति हैं या संबंधित व्यक्ति हैं। धारा 15 में तो ये नहीं होने चाहिए, परंतु अगर वो हैं तो धारा 15 नहीं लगी, तब कौन सी अपन रूल लगाएंगे, तब धारा 15(4) के अनुसार मूल्य का निर्धारण करेंगे, और धारा 15(4) में वापस कौन सा रूल लगेगा, रूल 28 लगेगा, जब भिन्न व्यक्ति हैं या संबंधित व्यक्ति हैं। यानी कि ए अगर बी को कुछ
सप्लाई कर रहा है और वो रिलेटेड पर्सन है ना, ए और बी दोनों रिलेटेड पर्सन है या भिन्न व्यक्ति हैं, तो ऐसी स्थिति में कौन सा रूल लगेगा? रूल 28। संबंधित व्यक्ति को आपने पहले मैंने पिछले वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया था, आपने याद रखा होगा कि एक दूसरे में डायरेक्टर हो, वो एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर का उनमें संबंध हो, एक दूसरे को कंट्रोल करता हो, दो मिलके एक को कंट्रोल करते हो, तीसरे को कंट्रोल करते हो, यानी या तीसरा पहले दोनों को कंट्रोल करता हो, या फिर एक कि 25% या ज्यादा शेयर होल्डिंग रखता हो, नियंत्रण रखता हो, धारक हो उसका, या वो आपस में पार्टनर्स हो, या फिर वो दोनों फैमिली मेंबर्स हो, तो ये संबंधित व्यक्ति हो जाएंगे। और भिन्न व्यक्ति ये दोनों कब कहलाएंगे? ये डिस्टिंक्ट पर्सन है ना, डिस्टिंक्ट पर्सन, यहाँ रिलेटेड पर्सन ये, और ये भिन्न मतलब डिस्टिंक्ट पर्सन। डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है कि उनका इस अधिनियम के तहत 2 स्थानों पर रजिस्ट्रेशन करवाया जाना जरूरी हो, तो ऐसी स्थिति में वो डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएंगे। सेक्शन 25(4) है ना, 25(4) उसमें व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन एक्सप्लेन किया गया है, 2 या अधिक जगह पर जरूरी हो जाए इस अधिनियम के तहत। और धारा 25(5) में उस व्यक्ति के प्रतिष्ठान है ना, उस प्रतिष्ठान का रजिस्ट्रेशन जरूरी हो जाए कि हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस की तरह, तो ऐसी स्थिति में भिन्न व्यक्ति वो कहला जाएंगे। तो भिन्न व्यक्ति हैं या संबंधित व्यक्ति हैं। और भी भिन्न व्यक्ति का मतलब कैसे, अगर आपने को पैन नंबर दे रखा हो तो पैन नंबर की जो भी डिजिट्स होती है उससे पहले एक कोड होता है, वो स्टेट कोड होता है, और यहाँ पर नंबर कितनी बार उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है इस पैन नंबर का, इस प्रकार से कुछ डिटेल होती है। अगर ये पैन नंबर समान है 2 जगह पर, इसका मतलब वो भिन्न व्यक्ति हैं। यहाँ पे और कोड बदल जाएगा, यहाँ पे नंबर बदल जाएगा, परंतु अगर ये समान है तो वो दोनों 2 जगह पे किसी भी रजिस्ट्रेशन नंबर में ये दोनों चीजें, पैन नंबर समान है, इस बीच वाला वैल्यू समान है, तो वो भिन्न व्यक्ति कहलाते हैं ना। तो 25(4) या 25(5) के अनुसार अगर वो भिन्न व्यक्ति हैं या फिर वो संबंधित व्यक्ति हैं और फिर उनमें सप्लायर और प्राप्तकर्ता का संबंध स्थापित हो गया है, तो ऐसी स्थिति में रूल नंबर 28 आप लगाएंगे। इसमें धारा 28(a) कब लगती है? जबकि पूर्ति, इस प्रकार की जो पूर्ति है, ए और बी में जो संबंध है वो क्या होना चाहिए? मान लेते हैं कि बी इसका फैमिली मेंबर है, ए का, जैसे ही आपने ये पढ़ा फैमिली मेंबर है ए, पूर्तिकर्ता का सप्लायर जो है वो फैमिली मेंबर है, तो धारा 15 तो एप्लीकेबल नहीं है, 15(a) का एप्लीकेबल नहीं है। इसका मतलब ट्रांजैक्शन वैल्यू आप इसका पूर्ति का मूल्य नहीं ले सकते। धारा 27, रूल 27 क्या कहता है? रूल 27 तो ये कहता है कि क्या कहता है रूल 27? रूल 27 ये कहता है कि एकमात्र प्रतिफल ना हो, उसके साथ में कुछ और भी पूर्तिकर्ता को मिल रहा हो तो वैसा भी नहीं है, तो इसका मतलब 27 के अनुसार भी मूल्य निर्धारित नहीं होगा। तो किसके अनुसार मूल्य निर्धारित होगा? रूल नंबर 28 के अनुसार। क्यों? क्योंकि आपस में ये संबंधित व्यक्ति हो गए। तो 28(a) क्या कहता है? रूल 28(a) ये कहता है कि इस प्रकार की, मान ले वही मशीन है जो अपन ने पिछले वाले एग्जाम में ली, उस मशीन का खुले बाजार का मूल्य क्या है, ओपन मार्केट वैल्यू क्या है उस पूर्ति का, चाहे वो माल हो चाहे वो सेवा हो, ए बाजार में उसको कितने रुपए में बेच रहा है, वो जो मूल्य है ओपन मार्केट वैल्यू, वो ही वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगा, वो ही वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगा। रूल नंबर 28 भी क्या कहता है कि अगर वो ओपन मार्केट वैल्यू ना मिले, यानी कि 28 में 28(a) एप्लीकेबल ना हो जाए, तो फिर आप कौन सा रूल लगाएंगे? 28(b) का रूल लगाएंगे। 28(b) क्या कहता है? उसी प्रकार और गुण की पूर्ति, पूर्ति का मतलब यहाँ पे माल या सेवा दोनों है ना, तो उसी प्रकार और गुण की पूर्ति जिस मूल्य पर अन्य पूर्तिकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है, उस स्थान पर उपलब्ध कराई जा रही है, उसी प्रकार की उसी गुण की
पूर्ति उपलब्ध कराई जा रही है, वो जो मूल्य है वो ही सेक्शन 28 ए एप्लीकेबल नहीं होने पर, नियम 28 ए एप्लीकेबल नहीं होने पर नियम 28B के तहत वो मूल्य ही वैल्यू ऑफ सप्लाई कहला जाएगा। कौन सा हो जाएगा कि ए ने बी को जो माल या सेवा की पूर्ति की है, उसका बाजार में किसी अन्य पूर्तिकर्ता के द्वारा सी के द्वारा जो मूल्य तय किया गया है, सी जिस मूल्य पे उसको पूर्ति कर रहा है उसी प्रकार की, उसी गुण की माल या सेवा की पूर्ति कर रहा है सी व्यक्ति, तो वो सेवा का मूल्य कहलाया जाएगा। अगर सी ये मान ले कि 20,000 रुपए में पूर्ति कर रहा है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई यहां पर 20,000 रुपए हो जाएगी। फिर अगर मान लें कि ये भी उपलब्ध नहीं है कि सी नामक व्यक्ति या कोई अन्य पूर्तिकर्ता उसी प्रकार उसी गुण के मूल्य की पूर्ति कर रहा है, उसी पूर्ति कर रहा है, तो फिर रूल 28C लगेगा। यानी कि 28A नहीं होने पर 28B, 28B नहीं होने पर 28C, इसकी पूर्ति नहीं होने पर यहां जाएंगे और इसकी पूर्ति नहीं होने पर यहां आएंगे। 28C क्या कहता है कि रूल नंबर 30 या रूल नंबर 31 के अनुसार मूल्य का निर्धारण कर लें। तो रूल नंबर 30 क्या है? रूल नंबर 30 यह है कि जो 28C में रूल नंबर 30 के आधार पर, रूल नंबर 30 के आधार पर आप क्या करेंगे? वैल्यू ऑफ सप्लाई निर्धारित करेंगे। और रूल नंबर 30 के अनुसार क्या वैल्यू ऑफ सप्लाई है? वो है कॉस्ट का 110% कर लेंगे। यानी कि जो पूर्ति की जा रही है ए से बी को, जहां पर बी ए का फैमिली मेंबर है यानी कि संबंधित व्यक्ति है या वो भिन्न व्यक्ति है, फिलहाल यहां पर ये संबंधित व्यक्ति है क्योंकि फैमिली मेंबर है, तो ए बी को जो भी पूर्ति कर रहा है उसकी लागत कितनी है, उस लागत का क्या करेंगे? 110%। अगर मान लेते हैं कि लागत 10,000 रुपया है तो 10,000 का 110% करेंगे तो 11,000 रुपया, 11,000 रुपीज हो जाएगा। वो ही वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगा रूल नंबर 30 के तहत। और रूल नंबर 30 हमने क्यों लगाया? क्योंकि धारा 28C ये कहती है कि 28C क्या कहती है? रूल 30 के अनुसार या 31 के अनुसार मूल्य का निर्धारण कीजिए। धारा 28C हमने क्यों लगाई? क्योंकि 28B नहीं लग पा रही थी, उसी प्रकार और गुण की पूर्ति का मूल्य उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। धारा 28B क्यों लगाई थी? क्योंकि 28A नहीं लग पा रही थी। 28A क्या कहती है? ओपन मार्केट वैल्यू ले लीजिए, और वो उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। धारा 28B हमने लगाने का प्रयास क्यों किया था? क्योंकि धारा 28 ये कहती है कि अगर ए और बी पूर्तिकर्ता और प्राप्तिकर्ता संबंधित व्यक्ति हैं या भिन्न व्यक्ति हैं तो धारा 28 के अनुसार मूल्य का निर्धारण होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही संबंधित व्यक्ति या भिन्न व्यक्ति होते हैं तो धारा 15 आप लगा नहीं सकते। तो सीक्वेंस में अपने को चलना है। धारा 15 व्यवहार मूल्य अगर नहीं लग पा रहा है तो फिर आप धारा 15(4) के अनुसार निर्धारित करेंगे। 15(4) क्या कहती है? 27 से लेके 35 तक के रूल है ना, धारा नहीं, मैंने आपको ध्यान हो तो मैंने इसको चेंज किया था। सेक्शन की जगह पर यहाँ पर रूल पढ़ना है अपने को। धारा 27 हमने देखी है, धारा 28 हमने देखी है। इसके अलावा भी विशिष्ट प्रकार की पूर्तियों के लिए आगे के जो नियम हैं उनके अनुसार मूल्य का, पूर्ति का मूल्य निर्धारित किया जाता है, जो हम आने वाले वीडियो में समझेंगे। धन्यवाद।